देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का और पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले मेरे साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही पब्लिक के मंच के जरिए सीधे जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। और पब्लिक के मंच में आज कौन कौन जुड़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, आज मेरे साथ इंशा सिद्दीकी नोएडा से जुड़ेंगी, विपिन सिंह वाराणसी से जुड़ेंगे, जितेंद्र द्विवेदी गोंडा से जुड़ेंगे, उमेश भारद्वाज गाजियाबाद से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं आज आपने किस विषय पर बहस देखनी चाहिए। आज आपने देखना चाहिए बहस किसने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लोकार्पण तो कर दिया। इस शानदार समारोह के अंदर एयरफोर्स ने करतब दिखाए, बड़े बड़े जो लड़ाकू विमान हैं उनके साथ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगले कुछ महीने में चुनाव में जाना है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद थी। लेकिन सियासत इस पर छिड़ गई है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने बनाया। समाजवादी पार्टी ये क्लेम करती है कि एक्सप्रेसवे उसकी देन है, यानी एक्सप्रेसवे बनाने का काम उसने शुरू किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसका लोकार्पण करके यह दावा कर दिया कि 4 साल के अंदर 331 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना लेना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकास से जोड़ा। आज इसी पर बहस करेंगे कि आखिरकार किसने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो लखनऊ और गाजीपुर की दूरी को मात्र 3.5 घंटे के अंदर समेट देता है। इसी पर बात करेंगे, इसी पर बहस करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता होंगे जो ये दावा करते हैं कि एक्सप्रेसवे उनकी देन है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होंगे जो ये कहते हैं कि एक्सप्रेसवे का लोकार्पण तो हमने सबके सामने आज किया है। इसी पर बात होगी, इसी पर बहस होगी। कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज दिन भर का अपडेट। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, वो धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पूर्वांचल की धरती से पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की वायुसेना को समर्पित कर दिया। साथ ही उन्होंने यूपी की पिछली सरकार को साथ न देने की बात कहते हुए विकास में बाधा पहुंचाने वाला बताया। तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जुलाई 2018 में हुआ था, जिसे केवल 36 महीने में ही यूपी की जनता को सौगात के रूप में सौंप दिया गया। पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनाते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने परिवारवाद पर जमकर निशाना भी साधा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह ही ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिंचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रट लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी जो उद्घाटन किया उन्होंने, उसका तो श्रेय सही मानों में समाजवादी पार्टी को जाना चाहिए था, क्योंकि उनके वक्त में इसकी नींव रखी गई थी। देश की बहस में चर्चा है आखिर जब यूपी में विकास यात्रा एक्सप्रेसवे से साफ देखी जा रही है तो इसके नाम पर सियासत पर ब्रेक कब लगेगा।
तो इसी पर बहस करेंगे। किसने बनाया एक्सप्रेसवे, समाजवादी पार्टी ने कब काम शुरू किया और कब खत्म किया, और अगर खत्म कर दिया था तो अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किस दिन किया। तमाम बातों पर बहस होगी, तमाम बातों पर चर्चा होगी। मैं जल्दी से अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद मैं आपको आज का सवाल बताऊंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे पूर्व संपादक राहुल देव जी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे साथ थोड़ी ही देर में प्रोफेसर संगीत रागी जी जुड़ेंगे जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ संजीव सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़े हुए हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले आज का सवाल, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में विकास सबसे अहम मुद्दा बनेगा? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं उत्तर प्रदेश में या देश में कहीं भी जब चुनाव होते हैं तो विकास का मुद्दा पीछे चला जाता है, बाकी आगे चले जाते हैं। इस पर भी बहस करेंगे, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। आपको पता है वोटिंग के हमारे विकल्प क्या क्या हैं, आप जानते हैं कैसे कैसे वोट देना है। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो इसमें एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर हम एक वीडियो रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। शुरुआत डॉक्टर अजीज खान से चलूंगा। डॉक्टर अजीज खान साहब, आप लोगों का ये दावा है कि ये एक्सप्रेसवे तो आपने बनाया, किस तारीख को अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया और किस तारीख को उसका लोकार्पण किया और उसकी तारीख क्या थी, और तस्वीरें भी दिखा दीजिए उसकी। देखिए दीपक जी, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है, प्रेम शुक्ला जी बैठे वो भी जानते हैं कि इसका शिलान्यास किसने किया और इसके किसका विजन था और किसका मिशन था। ये समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया। नहीं, आपने लोकार्पण किस दिन किया? लॉन्च किया मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, लोकार्पण आपने किस दिन किया डॉक्टर साहब, बताइए ना प्लीज। अरे भाई बात को मौका रखने दें। अरे भाई अगर मैंने शिलान्यास किया है तो लोकार्पण भी करेंगे, जाहिर सी बात है। जो शिलान्यास करता वही लोकार्पण करता है। इन्होंने ना शिलान्यास किया और लोकार्पण फर्जी तरीके से कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि आज जल्दबाजी में जिस तरीके से उसका उद्घाटन किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के काम का, अगर आप वहां मौके पे अगर देखें दीपक जी, आप मौके पे चल के देखें, मैं तो वहां चल के देखा है मैंने। ये अगर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे आप चलिए, शुरुआत करिए, तो अगर आप जाएं वहां पे तो अभी काम पूरा आधा अधूरा है। वहां सर्विस लेन नहीं है, यहां तक कि पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप एक तरफ से चढ़ जाए और पेट्रोल अगर कम है आपके पास तो दूसरी छोर तक जाने के लिए गाड़ी रुक जाएगी। एमिनिटीज नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, बाथरूम नहीं है, सिक्योरिटी नॉर्म्स अधूरा है। जिस तरीके से वहां फूड पॉइंट्स नहीं है, अगर छोटे मोटे बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, अगर 400 किलोमीटर का सफर करेगी रास्ते में चाय नहीं पी सकता है। क्या जल्दबाजी थी उद्घाटन की? आखिर जल्दबाजी क्यों? 1 साल का वक्त अभी और उसको बनाने में लगता। लेकिन चुनाव चूंकि सर पर है, 10 हफ्ते और चुनाव के बचे हैं। माननीय मोदी जी आज माननीय अखिलेश जी के रैलियों से, उनके विजय रथ यात्रा से घबरा करके जो माथे पर शिकन है वो दिख रहा है साफ साफ। आज जल्दबाजी में उद्घाटन किया जा रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि वाकई में अगर इन्होंने काम किया, इन्होंने 7 साल पहले घोषणा किया था, बुलेट ट्रेन का शिलान्यास किया था, आखिर उसका उद्घाटन क्यों नहीं किया? कहां कहां बुलेट ट्रेन बनाया? ये अपने संसदीय क्षेत्र में, यहां तक बनारस में मेट्रो, बुलेट तो भूल जाओ, आप मेट्रो नहीं चला पाए। गोरखपुर में बुलेट छोड़ दो, आप मेट्रो नहीं चला पाए। आज सर एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं तो आप मानते हैं ना इसका लोकार्पण आप नहीं कर पाए थे। आपने विजन दिया, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी, लेकिन काम पूरा योगी आदित्यनाथ जी ने किया, ये मानते हैं आप डॉक्टर अजीज खान जी? सर 90% लैंड एक्यूज किया हमने, बाकायदे भूमि अधिग्रहण किया हमने, डीपीआर तैयार। सर भूमि अधिग्रहण कानून के तो विरोध में थे आप तो विरोध में थे इस कानून के जो 2015 में लेके आई थी मोदी सरकार। भैया अरे दीपक जी कहां विरोध में थे? हमने बाकायदे मुआवजा दिया है उसका। मैं आपको बताऊं सबसे कठिन काम होता है भूमि का अधिग्रहण करना, और वो समाजवादी पार्टी ने किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके विजन को देखिए, मिशन को देखिए, पूर्वांचल के लोगों को कितनी मोहब्बत करते हैं। वो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ इनको एक ऐसा एक्सप्रेस वे दिया जाए, किसानों को, वहां व्यापारियों को, लोगों को, कि ताकि उनका उद्धार हो सके। आज जबरदस्ती आकर के जिस तरीके से उस पे प्लेन उड़ाया जा रहा है, लड़ाकू विमान उड़ाए जा रहे, सब प्रदर्शनी लगाई जा रही है और इवेंट मैनेज किया जा रहा है। इससे पहले का इवेंट नहीं मैनेज किया गया क्या? इससे पहले ये जो तो मतलब आप मान रहे हैं कि इवेंट आज अच्छा हो गया? डॉक्टर खान आप मान रहे हैं कि इवेंट आज अच्छा हो गया? आप ये तो मान रहे हैं ना कि इवेंट चकाचक कर दिया आज प्रधानमंत्री जी ने? अरे ये सब नाटक तो करते रहते हैं सर,
ये एक नाटक कंपनी है, झूठ कंपनी अरे है। सर, आप करें वो काम, ये करें नाटक, ये दोहरी बात कैसे हो आप सकती है? बताएं ना सर, काम ये बता दे, ये बताएं कोई 5 काम प्रेम शुक्ला जी बता दे जिनका इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया है, बताएं ना। अरे 5 काम प्रेम कोई। शुक्ला जी आप के चैलेंज करते हैं नेशनल प्रेम टेलीविजन। शुक्ला जी के शहर से ही आज उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, खुद उनसे ही पूछ लेते हैं। मूलतः उद्घाटन मैं का अगर वो गलत उद्घाटन नहीं हूं तो लगातार प्रेम नहीं कर शुक्ला रहे। जी खुद सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी बताइए, उद्घाटन वो मान रहे हैं कि लोकार्पण आपने किया, इवेंट कर लिया। अच्छा जी दीपक जी, नहीं कृपा, अब मुझे लगता है अजीज भाई मेरी बात को गंभीरता से बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए सुनेंगे। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में अखिलेश सिंह यादव वही बातें कर रहे हैं जो उन्होंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के संदर्भ में 2016 में 2017 के चुनाव के दबाव में किया था। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में 80% काम पूरा हुआ था जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने लोकार्पण किया था। जिन फैसिलिटी कम्युनिटी सेंटर की बातें कर रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर जो सुविधाएं, जन सुविधा केंद्र वहाँ प्रारंभ हुआ है 2018 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। फ्यूल सेंटर वहाँ जो है 2018 में चालू हुआ है, लोकार्पण 2016 का है। सर्विस लेन 2018 में कंप्लीट हुई है और यहाँ जो है 16 जो है जन सुविधा केंद्र आज काम कर रहे हैं। और जिस पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, ये कृपया समझ लीजिए स्थिति, सिर्फ 25% लैंड एक्विजिशन किया गया था अखिलेश सिंह यादव के कार्यकाल में। डीपीआर के अनुसार 25% लैंड एक्विजिशन के अनुसार वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट इतने बड़े सड़क निर्माण परियोजना का नहीं दे सकते। उसके लिए 90% लैंड एक्विजिशन आवश्यक हुआ करता है ईपीसी टेंडर इश्यू करने के पहले। ये 25% पे इन्होंने इश्यू किया था। इनके डीपीआर को बाद में, जिसका ये कहते हैं हमने शिलान्यास कर दिया, उनके डीपीआर को बाद में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उनकी सरकार ने उसका अलाइनमेंट ठीक कराया है। उसमें 3000 करोड़ रुपए का कॉस्ट कट हुआ सिर्फ जो है अलाइनमेंट ठीक करने से। 90% से अधिक या 100% लैंड का एक्विजिशन किया गया, रिकॉर्ड समय में बनाया गया। उसकी विड्थ जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तुलना में 1 मीटर अतिरिक्त है। उसके सर्विस लेन हैं 397 किलोमीटर जो है सर्विस लेन कार्यरत है। तो एक अच्छा हाईवे और समय में, और आप किस बात का श्रेय लेने दौड़ रहे हैं साहब कि आपने जो है एक संकल्पना बनाई और बिना लैंड एक्विजिशन किए, सिर्फ टेंडर कमीशन खाने के चक्कर में, क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरीज आपके आगे पेंडिंग है गोमती रिवर फ्रंट इत्यादि में। और क्या क्या आपने किया है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी आप पे किस तरह से सीबीआई डंडा दिखाती थी और मुलायम सिंह यादव जी डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार को समर्थन देने के लिए चुपचाप कतार लगा लेते थे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव आया था परमाणु समझौते के मुद्दे पे, डायरेक्टर सीबीआई की जो है संसद विजिट कराई गई थी कि मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में जो घपले घोटाले और बेहिसाबी संपत्ति जो अर्जित की गई है उससे उनको भयभीत किया जाता था। ये हर कोई जानता है। दीपक चौरसिया जी, आप भी जानते हैं, श्रीमान अमर सिंह ने बाकायदा इंटरव्यू देकर कहा था कि हमने परमाणु समझौते पर सीबीआई केस के डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस के भय से हमने समर्थन दिया था। और आपने क्या क्या किया है सारा सब भली भांति लोग जानते हैं। और कृपा करके जान लीजिए, विकास कार्य सिर्फ आप पूछ रहे थे ना, 461 किलोमीटर 15 वर्षों में 2002 से 2017 तक बना था एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में। 641 किलोमीटर सिर्फ 4.5 वर्षों में बन गया साहब। ये हमारा काम करने की गति, हमारी तीव्रता है। कितने लोगों को मुफ्त के मकान आपने दिए थे साहब, बता दीजिए। कितनों के शौचालय बनवा दिए थे, बता दीजिए। कितनों के घर में बिजली पहुंचा दी थी, बता दीजिए। और जिस तरह से बिजली आज हम उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, आप बता दीजिए ना, सैफई के अलावा कहीं बिजली मिलती थी। और श्रीमान अखिलेश सिंह यादव बड़ी बात करते हैं, उनका पार्लियामेंट में जो है अटेंडेंस 37% है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आजमगढ़ कितनी बार गए साहब पिछले 2 वर्षों में, जरा बता दीजिए कि आजमगढ़ कितनी यात्राएं उन्होंने की है। तो साहब, जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं है, एक वंशवाद के कारण सत्ता की प्राप्ति हो गई है और एक जातिवाद का जहर घोलकर समाज को विभाजित करके आप सत्ता पाना चाहते हो। आप विकास पर चर्चा कीजिए ना। हमने पर कैपिटा इनकम 4.5 विकास पर ही चर्चा करने के लिए आज हम हैं। और क्या विकास वोट दिलाता है, इस पर भी बात करेंगे प्रेम शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता। सबसे पहले राहुल जी, किसको श्रेय देंगे आप इस एक्सप्रेसवे का, अखिलेश यादव जी को या फिर योगी आदित्यनाथ जी को? राहुल सर, क्या कहेंगे आप?
दीपक, मैं समझता हूं कि श्रेय तो हम सब जानते हैं, दोनों को ही देना पड़ेगा। आखिर जिसने शुरुआत की उसको श्रेय नहीं दिया जाएगा क्या? ऐसा आपसे ही पूछूं तो मैं आप इससे इनकार नहीं करेंगे। तो मतलब ये अब अपने देश की राजनीति का ये स्तर ये हो गया है, या हम लोगों को भी चर्चा का कि अब जिसने शुरुआत की वो दुनिया जानती है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, तो उसका भी हम श्रेय नहीं देना चाहें। उसमें आपने कितने प्रतिशत पूरा किया, कितना नहीं कर पाए, हमने आपसे कम समय में ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है। मोदी सरकार की जो जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स है, वो बहुत मानी जाती हैं, और बहुत कम समय में, कम लागत में, समय से पहले काम करवाने के वो एक तरह से उस्ताद हैं, और ऐसे बहुत सारे परियोजनाओं में देख सकते हैं। तो निश्चय रूप से इसका उनको श्रेय मिलेगा। लेकिन ये बात भी सही है कि उसका शुरुआती काम, उसकी जो बुनियाद रखी, वो तो अखिलेश यादव ने रखी। भूमि अधिग्रहण एक बहुत लंबा चलने वाला काम है, सबसे टेढ़ा काम है, सबसे जटिल काम होता है। वो कोई भी ये दावा कर दे कि 100% भूमि वो 1 या 2 साल में लेकर दे सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो आधार उसका, उसकी नींव पिछली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने कायम की, उस पर तेजी से निर्माण कार्य जो करना था, वो इस सरकार को श्रेय देना चाहिए। तो मैं तो दोनों को दूंगा। लेकिन ये बात सही है, माननी चाहिए हमें कि अभी पूरा 100% ये एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हुआ है। बहुत सी चीजें उसमें बाकी हैं। अभी कनेक्टिंग रोड्स का बनना बाकी है। जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं चाहिए, वो अब गिना भी दी गई है, मैं उनको दोबारा नहीं यहाँ पे कहूंगा। तो लेकिन एक बड़ा हिस्सा पूरा हो गया है, सड़क बन गई है। अब आज जो हुआ उस पर मैं समझता हूं कि उसका जो राजनीतिक अर्थ है उस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जहां तक श्रेय की बात है, वो दोनों का है। ठीक है, मैं दूसरे हिस्से में आऊंगा कि क्या विकास के नाम पर वोट पड़ते हैं। लेकिन विनोद जी, मैं यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? 50% अखिलेश जी को, 50% योगी जी को, या थोड़ा आपका परसेंटेज आगे पीछे भी होगा? नहीं, मैं तो राहुल जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मैं तो तीनों को श्रेय देना चाहूंगा। आप पूछिए तीसरा कौन? मैं मायावती से शुरू करूंगा कि वो एक्सप्रेस वे की अवधारणा उत्तर प्रदेश में मायावती ने शुरू की। आगरा यमुना एक्सप्रेस वे जो बना, और उसके बाद अखिलेश जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की नींव रखी, और उसके बाद योगी जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। तो मुझे लगता है कि बेहतर होता अगर आप तीनों, दो वर्तमान मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उद्घाटन समारोह में होते, शिलान्यास, इसमें लोकार्पण समारोह में, तो एक अच्छा संदेश जाता उत्तर प्रदेश के विकास का। लेकिन चूंकि चुनाव वर्ष है, और इस चुनाव वर्ष में जो है मेरी कमी ज्यादा सफेद है, इसकी जो होड़ मची हुई है, तो जनता भ्रमित हो जाती है इसको लेकर। वैसे आपकी कमीज वाकई सफेद है। मुझे दीपक जी, आपको याद होगा और राहुल जी को भी याद होगा कि दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, उसमें अटल जी भी थे, मदन लाल खुराना भी थे और शीला दीक्षित भी थी। वो दृश्य इतना अच्छा था कि कोई कटुता नहीं थी, और तीनों ने एक दूसरे को श्रेय, मतलब दोनों ने एक दूसरे को श्रेय दिया था कि अवधारणा कहां से आई। अगर उस तरह से होता तो आज शायद बहुत बेहतर स्थिति होती, और हम लोग ज्यादा अच्छी बहस कर रहे होते। और विकास अगर चुनाव का मुद्दा बनता है तो इससे बेहतर क्या चीज होती है? विनोद जी, मैं कह रहा हूं वैसे भी आपकी शर्ट बहुत सफेद है, आज अच्छी लग रही है आपकी शर्ट। और राहुल जी बगल में है, वो कंट्रास्ट में है, ब्लैक में। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, एक आदमी ने शिलान्यास कर दिया, एक आदमी ने उद्घाटन कर दिया, कांग्रेस का इन सब के बीच में? कि आपने भी विद्वान पत्रकार हमारे साथियों की बात सुनाई। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपने पूर्व नेता, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के संसद में उस बयान को याद करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था कि अगर मैं ये कह दूं कि इसके पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया तो शायद सबसे बड़ा गुनाह होगा। विकास अगर शुरुआत कांग्रेस की मैं करूं तो आजादी के पहले जहां सुई तक नहीं बनती थी, कांग्रेस ने वो काम किया। अब विकास की चर्चा आज इवेंट मैनेजमेंट हो गई है। नरेंद्र मोदी जी की चर्चा करूं तो वाराणसी में जहां आते हैं, वो फीता काट अभियान इनका चुनाव के समय शुरू होता है। तो पहली बात वहां ट्रामा सेंटर का उद्घाटन, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में सब कुछ हो गया तो फीता काट दिया। अभी खुद हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि अगर कहा जाए तो मायावती जी का भी इसमें जोड़ना पड़ेगा नाम, अखिलेश यादव जी का नाम। ऐसी चर्चा क्यों नहीं होती? और आज आपके चैनल पे देख रहा था, प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते हुए क्या कहा कि कांग्रेस ने एक नेता को भुलवा दिया, श्रीपति मिश्र जी का नाम लिया। अच्छी तरह से इनको याद होगा, प्रेम शुक्ला जी को, कि श्रीपति मिश्र जी का परिवार आज भी कांग्रेस में है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनके ही नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कितना उन्होंने मेहनत किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी तक नहीं बनाया। ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भूल जाते हैं।
दूसरी तरफ आज जब ये किसी जात विशेष की चर्चा करते हैं तो उससे मीडिया चर्चा नहीं करता, लेकिन दूसरा दल अगर किसी जात विशेष के नेताओं को जोड़ता है तो आप उसको जात के नाम से जोड़ने लगते हैं। ये किस तरह की गलत बातें जोड़ी जाती हैं? तो इसको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सेट करके अगर चैनलों पर चर्चा चलेंगी तो मुझे लगता है कि विपक्ष के भी मुद्दों को आपको बहस में लाना पड़ेगा। और अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है, केशव प्रसाद मौर्य के नाम से पिछड़ों का वोट मांगा गया, आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि योगी आदित्यनाथ कहीं मुख्यमंत्री के टीम में नहीं थे। केशव प्रसाद मौर्य एक बहुमत में विधायकों को लेकर के विरोध कर रहे थे। पुरानी बात कर रहे हैं संजीव जी, अपने एजेंडे पर आगे बढ़िए ना, इनकी आलोचना करके क्या मिल जाएगा सर? लक्ष्मीकांत वाजपेयी अभी भी खाटी आरएसएस के कार्यकर्ता है और अभी भी बीजेपी में बने हुए हैं वो, और खुशी बीजेपी में। खैर मैं अगले राउंड के लिए चलूंगा, डॉक्टर अजीज खान के पास मुझे चलना है क्योंकि उनसे मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग आज सवाल हैं डॉक्टर अजीज खान के लिए। लेकिन उससे पहले इंशा सिद्दीकी नोएडा से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। इंशा, आप किसको क्रेडिट देंगे इस एक्सप्रेसवे का? मैं तो अब ये सोच में पड़ गई हूँ कि किसको क्रेडिट देना चाहिए। अब इलेक्शन आ रहे हैं यूपी में 2022 में, इसलिए बीजेपी ने आके ये बना दिया एक्सप्रेसवे, या अखिलेश जी को चाहिए ये क्रेडिट कि उन्होंने ये नींव रखी थी तो अब उनको अब क्रेडिट चाहिए। अब कोई बोल रहा है कि मायावती को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने ये चीज सोचा था। तो ऐसे तो हम जो दर्शक हैं, हमें क्या आप दिखा रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स के चक्कर में आप कभी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वहां से वहां जा रहे हैं, तो ये चीज तो गलत हो गई ना। ठीक है, आपका कहना है कि विकास को विकास के तौर पर देखना चाहिए, वोट बैंक के तौर पर क्या विकास की राजनीति आगे बढ़ेगी? डॉक्टर अजीज खान, मैं आगे जाऊंगा इस पर कि क्या एक्सप्रेसवे बनाने से वोट मिलता है, क्योंकि आपको भी नहीं मिला था 2017 में, आपने योगी जी को गद्दी थमा के दे दी थी। लेकिन आज कम से कम इतना तो मानिए कि चलिए सर 10%, 20%, 30%, 2%, 1%, 0%, कुछ क्रेडिट तो दे दीजिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, कि वो भी नहीं देंगे आज। देखिए दीपक जी, योगी जी को मैं बिल्कुल क्रेडिट दे रहा हूं, और ये बिल्कुल दे रहा हूं क्योंकि इनकी जो मंशा है रंग बदलने की, नाम बदलने की। साहब, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। ये सिर्फ नाम बदलना और रंग बदलना, यही बीजेपी का काम रह गया है। एक बात मैं बताऊं जरा, प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने खर्चे की बात की थी कि कम लगा। मैं वेबसाइट की बात करना चाहूंगा, यूपी ईडा का, जो उसके वेबसाइट पे पूरा डिटेल है। जरा मैं उसका खर्चे के बारे में बताऊं कि इन्होंने बचाया बहुत है पैसा। 302 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेसवे बना, उसका खर्चा आया 14,937 करोड़ रुपए, यानी 49 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसका खर्चा आया था। सारी फैसिलिटीज थी, सारी चीजें थी। आज जो ये 340 किलोमीटर बनाया गया है, इसका खर्चा आया 23,349 करोड़ रुपया, यानी 68 करोड़ रुपया पर किलोमीटर, यानी 38% पैसा इसमें ज्यादा लगा। और उसके बावजूद भी जो एमिनिटीज है, जो फैसिलिटीज है, यहां तक कि जो मीडियन इंडियन रोड कांग्रेस का है, मिनिमम 12 मीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 22 मीटर, वो 5.5 मीटर किया गया। तमाम कमियों के बाद अब दूसरी बात मैं करना चाहूंगा, जो आगरा एक्सप्रेसवे का कितना है? आगरा एक्सप्रेसवे का कितना है? क्यों 12 मीटर नहीं बनवा दिया? आगरा एक्सप्रेसवे का कितना बता दीजिए। 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर है, 4.5 मीटर मीडियम, 4.5 मीटर आपको पता ही नहीं। टेक्निकल 4.5 मीटर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे। आप बोलिए, हस्तक्षेप करके फैक्ट करेक्ट वोट दो समाजवादी पार्टी को, तारीफ करो, वोट दो। मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा था, अरे भैया अटल जी नहीं हुए होते ना तो मुलायम सिंह यादव बनवा लेते बहुत सारी। प्रदेश के सरकार जो सड़कों का गड्ढा नहीं भर पाई, वो एक्सप्रेसवे क्या बनाएगी? आप बताइए। कोई 5 काम पहले भी मैंने पूछा था। आज आप नाम बदल रहे हैं इकाना स्टेडियम का, आपने नाम बदला डायल 100 का, 112 कर दिया। साहब, दूसरों के नाम का फीता काटना, कानपुर में मेट्रो का फीता आपने काट दिया। साहब, आपने कानपुर में मेट्रो बनाया था क्या? आपने लखनऊ में मेट्रो बनाया था क्या? आप बनारस में तो मेट्रो बना नहीं पाए, गोरखपुर में मेट्रो बना नहीं पाए। अरे साहब, आप कोई काम करते नहीं है, सिर्फ फीता काटना, लोकार्पण करना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, काम बताइए ना। रंग बदलना, नाम बदलना। डॉक्टर साहब, अगर इतने बढ़िया काम किए थे तो हार क्यों गए 2017 में? 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, इतने बढ़िया आपने काम किए थे तो हार क्यों गए 2017 में? ये भी बता दीजिए। दीपक जी, हार जीत के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये होता रहता है, जनता है। अगर इनको बहुत ही उम्मीद के साथ जनता ने माइंडेड दिया था, लेकिन जनता को धोखा दिया, इन्होंने बरगलाया,
आज जनता बहुत नाराज है, बहुत रुष्ट है इनसे। ये जो तो समय का चक्र है, आज ये थे कल हम आएंगे, ये हालात बदलते रहते, इसमें अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं है। दीपक जी, इस बात को समझिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका तो काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। बताए ना 4.5 साल में कहा कितने बुलेट ट्रेन का इन्होंने उद्घाटन किया, कितने मेट्रो का उद्घाटन किया, बताइए ना जो इन्होंने काम किया था। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से आप ही का सवाल प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लेते हैं जी। अब ये इधर उधर की बातें करेंगे अभी। देखिए, हमने विकास कार्य इतना जबरदस्त किया है कि यहाँ पर 2 पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं। विकास के मानकों को तय करते समय आर्थिक व्यवस्था में पर कैपिटा इनकम को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश एक अकेला राज्य है जो 4.5 वर्षों में पर कैपिटा इनकम डबल कर दिया। इनकम मत बनाइए, ये पर कैपिटा इनकम, अरे विकास की बात कर रहे ना, इसको क्या कहते हैं, वो काम नहीं कहते हैं। पर कैपिटा इनकम बढ़ा देना, मैं तो आपको बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। पर कैपिटा इनकम वो काम नहीं समझते आप, बताऊंगा। फिर तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ समाजवादी पार्टी ने काम किया है। अब मैं भैंस के आगे कितना बीन बजाऊं सरकार? काम किया, पूरी लिस्ट है। कक्षा 6 में एक मुहावरा पढ़ा था मैंने, एक कहावत पढ़ी थी, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए। लीजिए, अब ये भैंस बता रहे हैं, यही कहना पड़ेगा। जनता देख रही है, ये हमको। अब इसमें कोई मैं किसी को भैंस नहीं कहना चाह रहा हूँ, कहावत बोल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कहते तो मैं टोकता हूं। वो कहावत बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी। एक मुहावरा है, कक्षा 6 में पढ़ाया है। कांग्रेस के सरकार के दौरान जो पाठ्यक्रम मैंने पढ़ा, जब मैं जिस पाठ्यक्रम से मैंने कक्षा 6 पास किया, उस पाठ्यक्रम में भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए, यह कहावत पढ़ाई गई है। यह कहावत आप पर लागू करने का मेरा प्रयास है। मैं आपको भैंस नहीं कह रहा हूं, मेरा भैंस से कोई विशेष प्रेम नहीं है, लेकिन यह सत्य है कि आप जो है, जो सत्य है उसको नहीं स्वीकार। अब आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो मेट्रो की परिकल्पना लखनऊ के लिए अटल जी ने लाई, फंड एलोकेशन अटल जी ने किया। आपने अटल जी को कब श्रेय दिया, मुझे बताइए। अटल जी की तस्वीर लगवा के, अटल जी के प्रतिनिधि लालजी टंडन को बुला के आपने कब कौन सा कार्यक्रम करवाया समाजवादी पार्टी? सुश्री मायावती को आपने किस कार्यक्रम में बुलाया, बताइए ना। और आदरणीय विनोद जी और आदरणीय राहुल जी, सुन लीजिए। डॉक्टर साहब सुन लीजिए ना, आपके टाइम बिल्कुल खामोश रहे, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ये बुलेट ट्रेन पे अटक गए हैं, ये बुलेट ट्रेन पे अटक गए। क्या है ना, ये बुलेट बाबा है ना, हर गली में इनके लोग बुलेट लेके टहल रहे थे, और इतना बुलेट चलवा दी थी इन्होंने, कहीं 100 मर जाए, कहीं 150 मर जाए, कहीं मुजफ्फरनगर दंगा हो जाए। बुलेट बहुत चलाई है साहब आपने, हम जानते हैं। हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, आज आप काम चल रहा है, और उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, गति के हिसाब से द्रुत गति में हो रहा है। चिंता न करें, आपको तो बुलेट से हमने कहीं नहीं चलाया, बुलेट से हम बिल्कुल नहीं चलाते। आपकी मंशा नहीं पूरी करेंगे, आपकी मंशा पूरी ही नहीं करेंगे सर। कहीं नहीं चलाया आज तक, ये मुलायम सिंह यादव कार्यकाल में चलती थी। अरे अभी चलाया, हमारे कार्यकाल में बिल्कुल पहले चलाया, पूरे देश में यादव भी चलाया करते थे, कारसेवकों पर चला देते थे निर्दोष, मुसलमानों को खुश करने के लिए। अरे आप लोग कहते तो और राम भक्तों को मार देते। हम जानते हैं राम भक्तों की हत्या करने के कारण ही डॉक्टर अजीज खान को मुलायम सिंह यादव में श्रद्धा आई है। लीजिए, अरे भाई राम भक्तों, अरे मैं तो बताने को तैयार हूँ, आप सुनिए ना। अभी एक उद्घाटन कर दिया तो आप चाहते हैं भाई, देश देख रहा है। अरे मैं तो शुरू सवाल का जवाब नहीं है दीपक जी। अब भाई साहब, डॉक्टर साहब सुन लीजिए ना, कंक्लूड करने दीजिए ना उनको। मैं आपके पास आऊंगा, अभी हमारे पास 1 घंटा और है बहस का, खूब बोलने का वक्त मिलेगा। डॉक्टर खान साहब, आपको कभी कम बोलने दूं ऐसा नहीं हुआ है। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। देखिए, तो इस तरह से जो तर्क दिए जा रहे हैं, नरसिंह राव कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल की योजनाओं में कांग्रेस की कालांतर की सरकारों ने कभी नरसिंह राव का नाम भाषण में भी नहीं लिया। नरसिंह राव का 24 अकबर रोड में जो है, वो उनकी पार्थिव तक नहीं लाने दी। तो जो लोगों की इतनी उज्जवल परंपरा है, वो ये बता रहे, ये कह रहे हैं कि श्रीपति मिश्र जी के पुत्र जो है वो कांग्रेस में नहीं है साहब, वो भारतीय जनता पार्टी में है। रीता बहुगुणा जोशी जी के साथ उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता राकेश मिश्र जी ने ग्रहण की। हम चूंकि सुल्तानपुर को समझते हैं, जानते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं लोगों से, तो वहाँ उनका जो अवमानना है, वो इसका आदरणीय मोदी जी ने जिक्र किया, वो सुल्तानपुर का हर व्यक्ति जानता है कि जो उस कालनेम स्थल के लिए बिजेथुआ महावीरन के उन्होंने विकास का कार्य किया, ये उनके लिए दंड का हो गया कारण। क्योंकि कोई राम का नाम ले, हनुमान का नाम ले ले,
तो खराब लगेगा। वहाँ तो सिर्फ अल्लाह और सुलेमान का नाम ले सकते थे, वहाँ की नीतियाँ इस तरह की थी, तो उस नीतियों को आपने चलाया, तो इसलिए आपको काल नेमी का जहाँ वध किया विजितुआ महावीर ने, उस हनुमान के स्थल का विकास के लिए चूंकि पंडित श्रीपति मिश्र जी ने विशेष प्रावधान किया, यह तत्कालीन सरकार की आंखों को अच्छा नहीं लगा। ये तो हम जानते हैं भाई, आप यही सब सेकुलरिज्म हुआ करता था किसी जमाने में कि आपने इफ्तार करो लेकिन राम राम मत जपो, क्योंकि राम तो काल्पनिक है, सिर्फ अल्लाह अकबर जपो तो ठीक है, सेकुलरिज्म जिंदा रहेगा। राम का नाम ले लिया सांप्रदायिक हो जाएंगे। इस दौर को भोगा है इस देश ने, उस दौर से मुक्ति का दौर चल रहा है, तो ऐसे में पीड़ा तो होनी है। अब विकास कार्य पर कैपिटा इनकम डबल हो जाना ये विकास नहीं है, जीडीपी डबल हो जाना ये विकास नहीं है। अगर मैं सिर्फ परियोजनाएं गिनाने बैठ जाऊं तो आधा घंटा परियोजनाएं गिनाऊंगा और तब भी नहीं पूरा होगा। इतना कार्य किया है, जितना लोगों के भाई 43 लाख लोगों को मकान बना के दे दिया। समाजवादी ने कितने लोगों को मकान दिया था बता दें? कितने लोगों के घर में बिजली दी थी समाजवादी ने मुफ्त में? जरा बता दें आप, संख्या हो कोई बता दें। हम तो शौचालय की संख्या बता रहे हैं, बिजली की संख्या बता रहे हैं, गैस की संख्या बता रहे हैं, और किसी की जाति नहीं। और हम अकेली पार्टी हैं जिसका नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हमने विकास के आधार पर जनता से जनादेश प्राप्त किया है। हमने जाति के आधार पर नहीं प्राप्त किया, मजहबी तुष्टीकरण के आधार पर नहीं प्राप्त किया। हम विकास के आधार पर प्राप्त करते हैं और विकास करेंगे। जिसको मजहबी राजनीति करनी हो वो करे, मजहबी राजनीति कोई करेगा तो उसका उत्तर देने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो हम देते रहेंगे। ठीक है, मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलूंगा। वाराणसी से विपिन सिंह मेरे साथ जुड़ गए। विपिन सिंह जी, किसको श्रेय देंगे, समाजवादी पार्टी को या बीजेपी को? देखिए, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महज एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये पूर्वांचल के लोगों, पूर्वांचल के औद्योगिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरफ के विकास की तरफ बढ़ाता है ये एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे एक गंगा है, एक विकास की गंगा है और इस गंगा का नाम ही एक्सप्रेसवे है। और देखिए, श्रेय देना न देना ये पूरे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को श्रेय जाता है, इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इसका श्रेय जाता है, जो महज 3 सालों में इस कार्य को पूर्ण करके जो उनकी दक्षता को ये प्रमाणित करता है कि ये सरकार किस तरह से चल रही है, ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी उत्तर प्रदेश के इस पिछड़े भाग में, इस पूर्वांचल के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया। आज यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्यान दे रहे हैं, इस प्रदेश के इस पूर्वी भाग की जो पिछड़ापन था उसको दूर करने का काम कर रहे हैं। तो न जाने क्यों लोगों को कष्ट हो रहा है। मुझे किसी को श्रेय नहीं देना है, इसका श्रेय महज केवल इस देश के मुख्य प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को देना है, जिन्होंने इस पूर्वांचल के लोगों की ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन सिंह जी, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को श्रेय दे रहे हैं। लेकिन मैं सीधे चलूंगा राहुल सर के पास। राहुल सर, मुझे बताइए, 2007 से 12 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे बना, मायावती जी 2012 में सत्ता में नहीं आ पाई वापस, और 2012 में अखिलेश यादव आ गए। 2017 तक उन्होंने लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, वो भी सत्ता से उतर गए और योगी आदित्यनाथ जी आ गए। क्या विकास के नाम पर बनने वाले एक्सप्रेसवे या विकास वाकई वोट दिलाते हैं आपके लिहाज से? अब ये तो थोड़ा शोध का विषय है, हर जगह मतलब इस पर कोई प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं है ना, हो सकते हैं, केवल अनुमान लगा सकते हैं आप। तो अनुमान 5% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। लेकिन ये सब जानते हैं कि चुनाव दरअसल जो जीते जाते हैं वो तो भावनाओं पर, जाति पर, वर्गों पर, उनके हितों का संरक्षण करने पर, और कुछ बहुत बड़े, कुछ राष्ट्रीय किस्म के मुद्दे आ जाएं उन पर लड़े और जीते जाते हैं। तो विकास पर अगर बहस होनी होती तो फिर देखना पड़ेगा। आज भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि फिर अमेठी और रायबरेली को अगर ले लें, आज यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि भी हैं, जहाँ से देश के सबसे बड़े नेता आते रहे, प्रधानमंत्री आते रहे, लेकिन उनका विकास नहीं हुआ, फिर भी वो जीतते रहे। आप अगर बिहार को देख लें तो वहाँ पर 15 साल में जो हुआ विकास या अविकास, उसके बावजूद 15 साल लगातार एक छत्र जीत होती रही। तो ये विकास दरअसल एक बहुत ही दावे करने के लिए अच्छी चीज है, विकास की जरूरत भी है।
अब आज इसी बहस में हम लोग अगर ये बात कर रहे होते, हमारे सारे माननीय प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं पार्टियों के, कि इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचल को क्या और किस तरह से लाभ होगा, कितनी तरह के लाभ होंगे, उसकी क्या योजना है, इसका लाभ उठाने की योजना सरकार की क्या है। केवल एक्सप्रेसवे बना देने से, सड़क बनाने से ही तो विकास नहीं आ जाएगा, वो गाड़ी तो है नहीं। तो इसके साथ एक पूरा संरचना, एक पूरी ढांचा बनाना होता है, एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है और एक सामाजिक व्यवस्था भी होती है। यमुना एक्सप्रेसवे जब बना, मैं नहीं जानता कि उस पर क्या आंकड़े हैं, लेकिन आमतौर पर धारणा यही है और मेरी भी धारणा यह है कि उससे कोई उसके आसपास के 100 किलोमीटर क्षेत्र का कोई बड़ा औद्योगिक विकास हो गया, कोई नया निवेश आ गए, नए कारखाने लग गए, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो है, ये भी एक तरह की बुनियाद है। सड़क बन गई, एक्सप्रेसवे बन गया, उससे आवागमन आसान हो सकता है, सामान का आना जाना बढ़ सकता है, लेकिन वो सबका, उससे सबको लाभ होगा। लेकिन अब एक्सप्रेसवे भी जो इस तरह के हमारे बन रहे हैं, इससे तो केवल जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं या जो केवल बड़ी गाड़ियां किराए पर ले सकते हैं, उनके लिए आसान होगा। इस पर आम गरीब यात्री के लिए चलना मुश्किल होगा, केवल उसमें सामान आ जा सकता है। तो उसके बहुत से पक्ष हैं। तो मैं समझता हूं आपकी बात का जवाब मैं दे चुका हूं। आप उसको 5 से 15-20% से ज्यादा का श्रेय विकास के कामों को चुनाव जीतने में नहीं दे सकते। ठीक है, मैं इसी सवाल को लेके विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद सर, मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर वोट डलवा पाएगा? आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण पुराने अनुभवों को देखते हुए? मैं अभी तक राहुल जी मुझसे वरिष्ठ हैं, लेकिन मैंने जितने भी चुनाव अभी तक देखे हैं, जब बतौर पत्रकार और उसके पहले बिना पत्रकारिता से पहले भी, चुनाव हमेशा इस देश में 1952 से लेकर के और 2019 तक भावनात्मक मुद्दों पर ही लड़े गए और जीते गए हैं। विकास जो है उसमें एक सपोर्टिव, मतलब एक सहयोगात्मक भूमिका अदा करता है हमेशा। आप देखिए कि विकास के मामले में जो है, मैं एक बार बैठा हुआ था लखनऊ में, जितेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे प्रदेश कांग्रेस के, तो वो माथा पकड़ करके मुझसे बोले विनोद जी मैं क्या करूं, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर चुनाव वोट मांगती है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जो है जाति के नाम पर वोट मांगती है। हम विकास की बात करते हैं, हम पिछड़ते जा रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो कांग्रेस सरकार के जमाने के विकास के कार्य गिनाते थे। नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष थे उत्तर प्रदेश के, राहुल जी जानते हैं, बहुत काम किया दोनों के जमाने में, लेकिन वो चुनाव हार गए 89 में, 1989 में उनके सामने। तो आखिरकार आप देखें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी ये सब चीजें जो है एक दिखाने के लिए, शोकेस के लिए तो ठीक रहेंगी कि भाई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, वो योजना शुरू हो गई, बिजली दे दी गई, मकान बन गए, लेकिन असली चुनाव जो है उसका वो भावनात्मक मुद्दों पर ही होगा। हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लाएगी और जाति जो पिछड़ों का मुद्दा है उसको समाजवादी पार्टी लेकर चलेगी। ये मेरा मानना है, और भावनात्मक मुद्दे ही वोट दिलाते हैं। इसलिए विकास जो है बहुत अच्छी चीज है। हम लोग तो ये इस बात को बराबर बहस करते रहते हैं। अब ये चुनाव, जब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेने की जो लड़ाई है, ये भी तो भावनात्मक मुद्दा ही बन रहा है ना, कि हमने शुरू किया, हमें जीतता है चुनाव की। नहीं तो जो मैंने पहले कहा कि भाई अगर आज तीनों होते, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, तो कितनी बढ़िया छवि बनती उत्तर प्रदेश की। लेकिन क्योंकि विकास तो एक रिले रेस की तरह है कि जो पहले बैटन लेके चलता है और आखिर में जो बैटन पहुंचाता है, वो चारों खिलाड़ियों की जो है का श्रेय होता है। तो कोई भी विकास हो देश का, सतत प्रक्रिया है वो, नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री का विकास पे योगदान है। इसी तरह गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक उत्तर प्रदेश के विकास में जैसा भी जो विकास है, सबका अपना योगदान है। लेकिन चूंकि चुनाव है, श्रेय लेना है, भावनात्मक रूप से जो है लोगों के करीब जाना है। अब पूर्वांचल की बात हो रही है, मायावती ने बलिया से लेकर के और नोएडा तक गंगा एक्सप्रेसवे की अवधारणा दी थी, बाकायदा उसके लिए भूमि अधिग्रहण के नोटिस, अधिसूचनाएं जारी हो गई थी और बड़ा उत्साह था। आप सोचिए अगर नोएडा यानी यहाँ से गढ़मुक्तेश्वर से लेकर के और गंगा के किनारे 12 लेन का जो एक्सप्रेसवे था, गंगा एक्सप्रेसवे मूल, अगर वो योजना कार्यान्वित हो गई होती तो आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या होती। लेकिन उसको तत्कालीन राजनीतिक नेताओं ने पर्यावरण की आड़ में, किसानों के नाम पर, उसके नाम पर उसको कानूनी लड़ाई में उलझा दिया और वो रह गई। बाद में योगी जी जो गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना लाए,
वो उसी अवधारणा का एक आधा हिस्सा है जो मेरठ से और इलाहाबाद तक का, प्रयागराज तक का के लिए है। तो ऐसा नहीं है, राजनीति विकास के नाम पर बहुत हो रही है, विकास हो रहा है, लेकिन अगर विकास के नाम पर राजनीति के बजाय सरकारें निरंतर रूप से जो है निरंतरता के साथ काम करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर बात करूं, अपनी जो पूरी करूंगा। अभी 2007 में मायावती जब आई और यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण उन्होंने कराया, उद्घाटन किसने किया? अखिलेश जी ने। उसके बाद अखिलेश जी ने एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, बहुत जल्द उन्होंने तुरंत लोकार्पण कर दिया। जैसे आज लोकार्पण योगी जी ने किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, वैसे ही जल्दी सारा काम करके, जो अभी प्रेम शुक्ला बता रहे थे और अजीज खान साहब उनके बारे में बता रहे हैं, वो लोकार्पण किया। मेट्रो लखनऊ की अखिलेश जी के समय शुरू हुई, लेकिन उसका उद्घाटन जो है योगी जी ने किया। कानपुर की मेट्रो अखिलेश जी के समय उसकी अवधारणा शुरू हुई, उद्घाटन योगी जी कर रहे हैं। तो ये सतत प्रक्रिया है भाई। इसलिए जो है हमें लगता है, कम से कम राहुल जी या हमारे जैसे लोगों को, तो हम लोग तो यही कहते हैं, हम तो इसका श्रेय सबको देंगे जिसने शुरुआत की, जिसने आगे बढ़ाया और जिसने पूरा किया, और जो मेंटेन भी करता है, वो भी देखने वाली बात होगी। मेरे साथ नया पैनल जुड़ चुका है, डॉक्टर अजीज खान साहब बने हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ अनिला सिंह जुड़ चुकी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और मेरे साथ साधना भारती जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी तक तो ऐसा लगा है कि चाय में अदरक की तरह होता है विकास के नाम पर वोट, तो ये चाय का जो प्याला 2022 का बनेगा, उसमें एक्सप्रेसवे अदरक की तरह तो नहीं हो जाएगा? मेरी राम सबको। देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से विपक्ष और खासतौर से मैं समाजवादी पार्टी के बारे में बात करूं, उछल रहा है, चिढ़ रहा है, बेचैनी है, वो अपने आप में सिद्ध करता है कि जिस संकल्प के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 में बनी थी, उसने वो कर दिखाया है। संकल्प, ये जो आज मैं एक्सप्रेसवे की बात करती हूँ, तो ये संकल्प का प्रतिबिंब है। आधुनिकीकरण जो हम उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं, उसका प्रतिबिंब है। ये उन सब लोगों के मेहनत का नतीजा है, चाहे वो किसान जिनसे भूमि अधिकृत की गई, या वो मजदूर जिन्होंने सड़क बनाने में अपनी खून पसीना लगाया। पूरी टीम मैं कहती हूँ, जो एक व्यक्ति जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इस एक्सप्रेसवे को शुरू कराने में, आज ये उन सब को मैं कहूँगी कि समर्पित करती हूँ आज का दिन। और ये हम सब के लिए गौरव का दिन है। ये एक ऐसा आधुनिक एक्सप्रेसवे बना है। ये जो श्रेय की दौड़ लगा रहे हैं, इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि भाई श्रेय का कौन सा गेम खेलना चाहते हो अखिलेश यादव जी? ये जो एक्सप्रेसवे बना है, सरकारें आती जाती रहती हैं, कल आपकी थी, आज हमारी है, परसों किसी और की हो सकती है, क्योंकि कल जो आने वाला कल है ना, उसमें तो हमारी ही सरकार आ रही है। तो सीधी सी बात है, ये जनता के पैसे से, मेहनत के पैसे से जो वो टैक्स देती है, उससे ये एक्सप्रेसवे बना है। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए होती है किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए। वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है, चाहे मैं केंद्र सरकार के विषय में कहूँ, चाहे मैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के विषय में कहूँ। ये 2018 यानी कि जुलाई 2018 में इसका पुनः शिलान्यास कराना पड़ा, क्योंकि हमने देखा था कि 2016 में जब अखिलेश यादव जी ने बहुत आनन फानन में इसका शिलान्यास किया था, और सिंपली ये पेपर पे था, फाइल पे था, कुछ भी नहीं, 25% लैंड एक्विजिशन भी नहीं हुआ था, और टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए थे। इसलिए सब कुछ स्क्रैप आउट करके जुलाई 2018 में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसका दोबारा शिलान्यास किया, और रिकॉर्ड टाइम में ये पूरा हो गया है। और आप इमेजिन करिए, मतलब ये तो एयर स्ट्रिप तो बनी है 3.5 किलोमीटर की यहाँ पे, जो कि पूरे देश में तकरीबन 100 इस तरीके की 100 एयर स्ट्रिप्स बनेंगी, क्योंकि ये मुद्दा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, उसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के साथ भी रिलेटेड है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग मैं देख रही हूँ कि समाजवादी पार्टी कर रही है, मुझे लगता है शायद उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशी में ये अपनी खुशी नहीं देखना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं कि इस प्रकार का एक्सप्रेसवे हमें मिल गया है कि लखनऊ से गाजीपुर हम 3.5 घंटे में उसकी दूरी पूरी कर लेंगे, गाजीपुर से दिल्ली हम 10 घंटे में आ जाएंगे। आज वो लोग खुश हैं कि दोनों साइड जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनेंगे, 60 लाख से ज़्यादा वहाँ पे
लोगों को रोजगार मिलेगा और वो लोग ट्रेंड हो, उसके लिए ITI वगैरह भी वहाँ पे पूरा एस्टेब्लिशमेंट होगा। आप इमेजिन करिए, सोच कर देखिए कितना ज्यादा वहाँ का डेवलपमेंट होगा। पूर्वांचल से 5-5 प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं, परंतु क्या इन लोगों ने, किसी ने भी सोचा पूर्वांचल के बारे में? आजमगढ़ जो है आतंकगढ़, ठीक है, इसी सवाल को साधना भारती जी के पास ले जाता हूं। साधना भारती जी, पूर्वांचल तो कांग्रेस का कर्म क्षेत्र रहा है, लेकिन 2021 क्यों लग गए लखनऊ से बलिया तक का एक्सप्रेसवे बनते या लखनऊ से गाजीपुर तक का एक्सप्रेसवे बनते? आदरणीय दीपक जी, देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई एक्सप्रेसवे बना है, कोई हिंदुस्तान का पहला एक्सप्रेसवे नहीं है। हिंदुस्तान में एक्सप्रेसवे बने हैं और हिंदुस्तान की प्रगति को गति मिलनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। परंतु उस पर इतना राजनीतिकरण, इतना श्रेय लेने की ये कह रही हैं आदरणीय अनिला जी, लड़ाई, अरे लड़ाई तो आप में है कि हमने बना दिया, हमने बना दिया, हमने बना दिया। मैं पूछ रही हूं, आपने अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात की, तो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति तब कहां चली जाती है जब किसी बेटी को न्याय दिलाना होता है? राजनीतिक इच्छा शक्ति तब कहां चली जाती है जब एक वाल्मीकि, चाहे वो अरुण वाल्मीकि हो, चाहे वो मायाराम लोधी, जिनकी मैंने कई बार आपके सामने सवाल किया, आप कभी जवाब नहीं देती, जब उनकी हत्या की जाती है, उनको न्याय दिलाने की बात होती है, तब इच्छा शक्ति कहां चली जाती है? और सबसे बड़ी बात, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति मात्र चुनाव से 3 महीने पहले क्यों जागती है आपकी? विगत 4 वर्षों में जो घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई, मैं तो यही कहूंगी कि देश में और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई की मोदी मार है, और उत्तर प्रदेश में मात्र इवेंट मैनेजमेंट और हेडलाइंस बनाने वालों की योगी सरकार है। ये मात्र इवेंट मैनेजमेंट करना जानते हैं। अब अगर आप सवाल का जवाब देना चाहती हैं अनिला जी, तो अपने समय में दीजिएगा। आप ये बताइए कि आपने कहा कि हम तो इच्छा शक्ति की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति से ये हो गया, पहले कभी हुआ ही नहीं। अरे चाहे वो जिस एरिया की आप बात करिए, वह ITI की बात हो, चाहे जगदीशपुर के BHEL की बात हो, वो सब कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने जिन जिन योजनाओं को लाया, आपने उन्हीं योजनाओं को चलाया, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो कोई भी योजना रही हो, पहले आपने विरोध किया और बाद में आप उसी के पक्षधर बनकर सामने आ गए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप अभी एक पैनलिस्ट और हैं आदरणीय, उन्होंने ये कहा कि भावनाओं पर चुनाव होता है। बिल्कुल, हमारा देश तो भावनाओं से ओतप्रोत है, भावनाओं पर चुनाव होना चाहिए, परंतु भावनाएं भड़काकर चुनाव नहीं होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले संजय निषाद, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, उन्होंने ये कहा, भगवान राम की बल्दियत पर सवाल उठा दिया, माता कौशल्या और दशरथ की बल्दियत पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भगवान राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है। अब मैं पूछती हूं कि ये भावनाओं को भड़काने वाले और भगवान राम का अपमान करने वालों के साथ इनका गठबंधन जारी रहेगा क्या? बस हाँ या ना में ठीक है, मैं संगीत रागी जी के पास चलता हूँ एक क्विक सवाल के लिए। संगीत रागी जी, आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाते हैं DU में, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या विकास भारतीय चुनावी राजनीति में चाय में अदरक की तरह ही रहेगा? दीपक जी, मैंने राहुल जी को भी सुना और दूसरे पैनलिस्ट को भी सुना। विकास भी क्या भावनात्मक मुद्दा नहीं हो सकता है? मेरे घर में काम करने वाली महिला से मैंने पूछा कि तुम किसको चुनाव में वोट दोगे, तो उसने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगी। मैंने फिर सवाल पूछा, क्यों वोट दोगी? मुझे घर मिला है, मुझे शौचालय मिला है, हमारी बहू बेटियां शाम के अंधेरे होने का तलाश करती थीं, तब हम अपने शौचालय के लिए जाते थे। तो ये क्या भावनात्मक मुद्दा नहीं है? किसी घर की बेटी को पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्या ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि हम जब आकलन करते हैं चुनावों का, तो देखिए किसी भी चुनाव को जब आप जीतते हैं तो उसका एक एंकर बिंदु होता है, जिसे आप कह सकते हैं कि वही उसके आपके जो आपका जो चुनाव का एक ढंग से वो लीड करता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। गंगा का पानी जब इतना विशालकाय रूप लेता है, तो उसमें सिर्फ गंगा का जो हरिद्वार से चला हुआ पानी था वही, और ऋषिकेश ऊपर से चला हुआ पानी था वही नहीं था। बीच में बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो बहुत सारी नदियों का प्रवाह। इसी सवाल को लेकर जितेंद्र द्विवेदी के पास गोंडा चलता हूं, मेरे दर्शक है, मुझे ब्रेक भी लेना है। जितेंद्र, क्या कहेंगे, किसको श्रेय देंगे आप? नहीं, देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से पूर्वांचल का तो विकास होगा,
क्योंकि पूर्वांचल हमेशा ही निगलेक्टेड रहा है। यहाँ औद्योगिक चीजें नहीं हो पाती हैं, खास करके दो ही चीजों पे। एक तो सड़कें नहीं है, कोई इंडस्ट्री इधर नहीं आती पूर्वांचल में क्योंकि सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है। ये दो चीजें जो सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया सरकार ने, ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये इससे पूर्वांचल का विकास होगा, पलायन भी रुकेगा। कि फैक्ट्रियां आएंगी तो पलायन रुकेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं फैक्ट्री आएंगी तो पलायन रुकेगा। और किसी ने सही कहा है, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है क्योंकि ये विकसित है, इसलिए यहां पर सड़कें हैं। विकसित इसलिए है क्योंकि यहां पर सड़कें हैं, इसलिए अमेरिका विकसित है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। और सड़कें कई तरह की उन्नति का द्वार खोलती हैं, इसी पर बात करेंगे। लेकिन विकास कितना बड़ा मुद्दा होगा 2022 में, इस पर हमारी चर्चा ब्रेक के बाद जारी रहेगी।